तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से यूपीएसआई एनटीपीसी या देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपका आर्टिकल है और अनुच्छेद हैं, बीएनएस तो खास कर छोड़िए, लेकिन जो आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है और जो आपकी पॉलिटी है वो हर जगह आपसे पूछी जाती है। तो आपको यही पर इससे रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर जो सर यूपीएसआई आदित्य सर ने जो बताया है चैप्टर नंबर 5, उसका पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, हमारे जो संघीय कार्यपालिका है, मतलब बहुत सारी चीज़ों जो संस्थाएं मिलकर एक काम को करती हैं। ठीक है ना। जो हमारी संघीय कार्यपालिका एक तरीके से आपका हो, संघ मतलब आप समझ रहे हो। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था, जो सरकार की हमारी संसदीय व्यवस्था है, वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब देखिए आगे देखेंगे। जबकि सरकार की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि जब सरकार होती है ना, सरकार की तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये बातें दोनों अलग अलग हो गई। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है। जो हमारी संसदीय सरकार है, जो सांसदीय सरकार है, को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है। तो संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। भारत में ब्रिटेन के समान, किसके समान, भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो भारत है, भारत में किसके समान, ब्रिटेन के समान, ध्यान दीजिएगा, भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है सिर्फ क्या होता है, वह संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप में कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है इसका जो प्रधान होता है वह क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तथा वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। किस रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। किसके समान है, ब्रिटिश सम्राट की क्या है, समान है। जो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है ना, किसके समान है, ब्रिटिश सम्राट के क्या है, समान आपके हो जाएगी। किंतु जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, जहां जो ब्रिटिश सम्राट का, देखिए ब्रिटिश सम्राट में क्या होता है ना कि आपका पिताजी हैं तो आपके बेटे होंगे, बेटे के बेटा, ऐसे से चलता रहता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। ये बात आप सभी लोग जानते भी हैं। ठीक है ना। आगे, इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया गया है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे, संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। किससे संबंधित, संघ से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। कौन कौन से 3 आधार हैं, ठीक है ना, उसके बारे में समझते हैं। तो भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक आपका, 62 तक आपका होता है। ठीक है ना। अब देखिए संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है ना, वो अनुच्छेद 52 में क्या है कि राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है। मतलब जो भी कार्य होंगे उसमें समस्त कार्य उसमें क्या होंगे, निहित हैं, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या
अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 के 1 की बात करेंगे, राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 58 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं क्या है विहित की गई हैं। कौन कौन सी योग्यताएं आपकी होंगी। भारत का नागरिक हो, कहाँ का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा लोकसभा मतलब वह भारत का नागरिक हो। जो इसकी योग्यताएं हैं, जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है ना। वह भारत का क्या हो, राष्ट्रपति नागरिक हो। भारत का राष्ट्रपति तो होगा ही, लेकिन वह भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, ये बात आपको समझ में आई। तथा तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किसकी, लोकसभा का जो सदस्य है ना उसको निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका होता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार का नाम है कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। कितने हैं, 15,000 रुपये है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर, क्या, मान लीजिए हमारे पास कोई उम्मीदवार है, उसके द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। क्या जाती है, उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति जो है संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या होगा, सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो पद ग्रहण तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 59 आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात करेंगे, उसका निर्वाचक मंडल क्या है। तो ये चीज़ों को अच्छी तरीके से बार बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पूरा चैप्टर 5 इसमें आगे आएगा। अभी आपको राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे भी थोड़ा चीज़ें और है आपके लिए। तो अनुच्छेद 54 की बात करेंगे। अनुच्छेद 54 देखिए, इसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, मतलब जो उसका निर्वाचन है ना, निर्वाचन मतलब चुनाव है, उसका निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें क्या होगा, पहली बात क्या होगी, पहली बात तो ये होगी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यातव्य है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ शासित राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल लिया गया है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। क्या दी गई है, अनुच्छेद 55 में क्या दी गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होना होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पदावधि की बात करेंगे। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण कर सकता है, किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ये आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसे संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा।
राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति की बात करेंगे। इसकी पूर्ति क्या होती है, चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्यावधि चुनाव द्वारा निर्वाचित नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है। ठीक है ना। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करेंगे। अनुच्छेद 60 के अनुसार क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अधोलिखित रूप से शपथ या प्रतिज्ञान करता है। ठीक, ये अनुच्छेद 60 में आएगा कि अगर राष्ट्रपति शपथ लेता है तो किसके सामने लेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति, अगर वो नहीं है तो उच्चतम के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अधोलिखित शपथ रूप या प्रतिज्ञान करता है। राष्ट्रपति की प्रलब्धियां के भत्ते की बात करेंगे। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति की वेतन ₹5 लाख है। ठीक, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है जो आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति की प्रलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 59 के 4 की बात करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के, ध्यान दीजिएगा, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह सब रखा गया है समस्त सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं वे भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, आगे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की बात करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे ना वो राष्ट्रपति के बारे में ही बात का चल रही है। अनुच्छेद 71 में क्या है कि कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति की शक्तियां की बात करेंगे, कार्यपालिका शक्तियां। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीकृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं तथा सरकार की सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का वह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों एवं प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। अनुच्छेद 74 की 1 की बात करेंगे। इसके तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक भली
परिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वह भारत का प्रधानमंत्री संघ सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यथा जैसे कि ध्यान दीजिएगा संघ के मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, भारत के महान्यायवादी की और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्त की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सदस्य की, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, ठीक, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री की, दिल्ली एवं पांडिचेरी की, वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग आदि के राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पदच्युत करने के अधिकार है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, भारत के महान्यायवादी आदि से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला। देखिए आगे देखेंगे, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इस क्षेत्रों का प्रशासन भी उसके द्वारा ही किया जाता है। इस क्षेत्रों का प्रशासन भी उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है ना, ध्यातव्य है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। विधायी शक्तियां की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद की भी अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। अनुच्छेद 79 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 अतः राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं जो अधोलिखित हैं, तथा यथा राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रवसान की घोषणा करने का अधिकार है, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। वह सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को उसके नियत अवधि तक पूर्व भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 आपका हो जाएगा। आगे, लोकसभा के विघटन के लिए उसे प्रधानमंत्री से परामर्श करना होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 आपका हो जाएगा। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 में आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनाता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है ना, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर लेता है, तब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति देता है अथवा अनुमति रोक लेता है, अथवा राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस भेज दे। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है अधोलिखित है। कौन से धन विधेयक? अनुच्छेद 110 में आपका है। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमा नाम से परिवर्तन करने वाले विधेयक अनुच्छेद 3। ऐसा विधेयक
जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 117 आपका हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक आपका कौन सा हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव वह बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और यदि संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो वह परिवर्तन में नहीं रहेगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि यदि संसद का एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्योंकि एक सदन विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं है। न्यायिक शक्तियां की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। अतः राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक, चलिए अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना। परामर्श का अधिकार की बात करेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि वह विधि तथा या तथ्य का सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तब वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को राय के लिए भेजता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करता है। 103 आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। ठीक, वित्तीय शक्तियां की बात करेंगे। वित्तीय शक्तियां भी आपको अच्छी तरीके से जानना होगा। ठीक, राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के प्रमुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का वितरण रखता है। अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक के अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ठीक है ना। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद अभी तक यहाँ पे कट गया है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा थोड़ा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। सैन्य शक्तियाँ की बात करें, किसकी बात करेंगे? सैन्य शक्तियाँ आपका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। यह अनुच्छेद आपका 53 के 2 में दे रखा है। वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। आपका हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियां की बात करेंगे तो संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का अनुमान किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रपति को विस्तृत संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति निम्न 3 प्रकार के संकट आपात की उद्घोषणा कर सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संविधान के 44वें संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। आपात की उद्घोषणा के लिए आप समझ रहे हैं ना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है,
वह कर सकता है, आपातकालीन घोषणा कर सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। जैसे 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के द्वारा, तथा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था। ठीक। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार ये राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, 356 के अनुसार लगता है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद में 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक और कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। वित्तीय आपातकाल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसे किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। ऐसी उद्घोषणा 2 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि इसके पूर्व उसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को कई अनुमुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान भी कोई भी दंडिक कार्यवाही न तो संस्थित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। ठीक। चलिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 आपका आ जाता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका हो जाता है। अब ठीक है ना, अब यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। मतलब हम सोचते हैं कितना कम समय में आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए, इसकी हम कल्पना आपसे करते हैं। और हम देखिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। और मैं भी कोई मतलब आप मुझे अपना भाई समझ सकते हैं, अपना दोस्त समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मेरे प्रति मतलब ऐसी भावना मत रखिएगा कि ये पढ़ाने आ गया या कुछ करने आ गया। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं की बात करेंगे। इसकी योग्यताएं क्या है? प्रथम योग्यता इसकी क्या है? राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य होना चाहिए। जो राष्ट्रपति होता है ना, इसको लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का दूसरा राष्ट्रपति के लिए 50-50 प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 अन्य सभी बातें दोनों में समान है। अनुच्छेद 63 के 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? वह भारत का नागरिक हो,
वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, चलिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर लिया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करेंगे। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किंतु इस आशय का प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम 14 दिन के पूर्व न दे दी जाएगी हो। ठीक है ना। चलिए, ध्यातव्य है कि संविधान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के विनिश्चय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71 में आपका दे रखा है। उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। वेतन एवं भत्ते की बात करेंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे अनुच्छेद 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता। जो राष्ट्रपति मतलब जो सभापति होता है, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे अनुच्छेद 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए यानी कि 4 लाख मासिक वेतन है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक, ज्ञातव्य है कि जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। अतः इस समय उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं बल्कि राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता। अनुच्छेद 64 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें। कार्यवाहक राष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया है। ठीक, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो तब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक संसद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे भी समझते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार राष्ट्रपति अनुपस्थिति की बीमारी या ध्यान दीजिए किसी अन्य कार्य की उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं हम। ठीक,
ये अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें जो नोट्स लिखी हुई है ना, पीडीएफ होता है तो इसमें अच्छी तरीके से जो आपका हाईलाइटर होता है चलता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो उसके सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा तब तक किए जाते हैं जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य नहीं करने लगता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। अब तक एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं एम हिमायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। कब बनाए गए? 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए तथा बीवी गिरी के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस प्रकार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो गया था। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में संदेय वेतन या भत्ते का हकदार होता है। अनुच्छेद 64 में आपका होता है। संघीय मंत्री परिषद की बात करेंगे तो ये समझ लेना, अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघीय मंत्री परिषद की बात करेंगे तो 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से आपका हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ तथा वेतन भत्ता के बारे में है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चूंकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका शक्तियों की वास्तविक प्रयोग करता है, इसलिए अनुच्छेद 75(3) के तहत उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, ठीक। मंत्रिपरिषद का गण संगठन की रचना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति की बात करेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। ध्यातव्य है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 की बात करेंगे, मंत्रियों की अर्हताएं, किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यहाँ 2 बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम यह कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के चुने जा सकते हैं तथा द्वितीय यह है कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रियों के प्रकार की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार में मंत्री होते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, जोर जितना लगाना हो अपना लगा दीजिए, मतलब जितना आपके अंदर क्षमता है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगा दीजिए, क्योंकि ये समय बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, न ही आपको दोबारा मौका मिलेगा इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे और राज्य मंत्री आपका हो जाएगा और उप मंत्री आपके हो जाएंगे। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ध्यातव्य है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सब का सामूहिक नाम है, ठीक है ना। क्या है? इन सब का सामूहिक नाम है। जबकि मंत्रिमंडल,
केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। किसका है यह? कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। ज्ञातव्य है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352(3) के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। ठीक। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की बात करेंगे तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या की बात करेंगे 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 75 के 3 में बात करेंगे, कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक, शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। वही मंत्रिपरिषद का निर्माण और उसका संचालन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु राष्ट्रपति की वह शक्ति विवेकीय नहीं है। वह स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यद्यपि भारत में प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, किंतु संवैधानिक रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी तब वह राज्यसभा की सदस्य थी। इसी प्रकार 1996 में श्री HD देवेगौड़ा, 2004 में एवं 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए तब वह राज्यसभा के सदस्य थे। जब लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक, ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वप्रथम 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को इस प्रकार की विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की पदावधि की बात करेंगे तो अनुच्छेद 75 के 2 के तहत कहा गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करेंगे। यही उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य की बात करेंगे, संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अतः व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री की भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता तथा मंत्रिमंडल की सभी कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु, त्यागपत्र तथा पदच्युति के पश्चात मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री की नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के तहत आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह कभी भी राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है,
किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। अब तक कुल 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। भारत का महान्यायवादी की बात करेंगे। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी, ठीक है ना, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। नियुक्ति, कार्यकाल एवं अर्हताएं की बात करेंगे तो 76 के 1 के अनुसार की बात करेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अतः राष्ट्रपति को उसे किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है। ठीक, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अधिकार एवं कर्तव्य की बात करेंगे। उसका अधिकार और कर्तव्य किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे, ठीक है ना, और अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। ठीक, अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक, महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में भी मताधिकार के बगैर बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक, जब महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है तब उसे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। परीक्षा दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 के तहत आपका होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्य शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? अनुच्छेद 53(1) के तहत आपका हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा मंत्री परिषद में आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो ब्रिटेन के आपका हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? तो अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो 35 वर्ष आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं? तो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य रखता हो, ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। आगे, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपके हो जाएंगे। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? तो अनुच्छेद 55 के तहत आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि वो सदन में उसके अपना रिक्त कर दिया है? ठीक, राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 50-50 मतदाताओं द्वारा। ठीक, आगे, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार को जमानत की राशि जब्त हो जाती है? तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57 के तहत आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 54 के तहत आपका किया गया है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 54 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस राज्य की विशेष जनसंख्या माना जाता है? तो 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 56 के तहत आपका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है? 5 वर्ष तक आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश आपके हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? ठीक है ना, अनुच्छेद 60 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 61 में आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया संसद के किस सदन के आरंभ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली व पांडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो अभीष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 वर्गीय बहुमत द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने से दिन से।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत आपका हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? 11वें संविधान संशोधन का अधिनियम 1961 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78 के तहत। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर देखिए, संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को आपका हो जाएगा। ठीक, भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति की आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक की राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 108 के तहत आपका हो जाएगा। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए व्यापन नहीं कर सकता है? तो धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक संशोधन संबंध में किया था। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा का नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है ना, राष्ट्रपति की। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक, किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो जबकि संसद के दोनों सदन के सत्र में न हो तो तथा ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? तो 6 सप्ताह तक आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 के तहत आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो सेना, न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्युदंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम, ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में परामर्श का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको ये बताना है किसकी, राष्ट्रपति की अनुमति से दिया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत करता है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में आपका हो जाएगा। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो संविधान सभा ने चुना था। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी थी। ठीक है ना। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? बेबी गिरी को किया गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।
ठीक, तो भारत की प्रथम, याद करिएगा प्रश्न बहुत पूछता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी आपकी, ठीक है ना। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरुखुद्दीन अली अहमद की, ठीक है ना। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? तो भारतीय डाक था, ठीक है ना, 1986 आपका हो जाएगा। संसद सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103 के 1 में किया गया। संसद सदस्यों की निरहताओं से संसद की प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो निर्वाचन आयोग की राय लेता। अनुच्छेद 103 के 2 की में बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो कुल 3 बार की गई है। 1962, 1971 और 1975 में की गई थी। इसमें इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में उपराष्ट्रपति की संबंधित प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्री के पद को नहीं माना जाता है। ठीक, चलिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित की होना चाहिए? तो 20-20 मतदाताओं द्वारा होना चाहिए। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? तो 15,000 रुपये। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसी अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, उपराष्ट्रपति को। संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लिया जाता है? राज्यसभा में, ठीक है ना। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो राज्यसभा का आपका हो जाएगा। इस समय भारत को उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपए आपका हो जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जिससे लोकसभा सहमत है, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संसद या किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा के द्वारा। पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक है 12वां। भारत की एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, कृष्णा कांत आपके हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? तो संसदीय शासन प्रणाली आपका हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति के बारे में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 75 की 1 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करेंगे? तो अनुच्छेद 75 के 2 के तहत। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है,
मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी, यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 82,545 यानी 15% आपका होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री आपका होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री आपके होते हैं। ठीक है ना। कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से गठित होती है। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? ये आपको बताना है। तो कैबिनेट आपका हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? ये आपको बताना। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा द्वारा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री आपका होता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? आपको ये बताना है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य की आयु। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो किसी से नहीं। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः क्या होता है? विवेकीय होता है, विवेकीय होता है। ठीक है ना। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो अनुच्छेद 78 के तहत आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 आपके हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, वो भारत सरकार का क्या होता है? विधिक सलाहकार होता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहिनियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया? तो महान्यायवादी को दिया गया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाएंगे। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया? कहीं नहीं। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान के हटकर किया गया था। अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? 7 बार किया गया है। किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था? मोरारजी देसाई ने। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? चौधरी देवीलाल को। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पर अपना पद ग्रहण धारण कर सकता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, ध्यान दीजिएगा, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? M सीतलवाड़। ठीक है।
तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर 5 था। और राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, चैप्टर 5 में आपका उपराष्ट्रपति, और जो आपका चैप्टर जो पहले मैंने आपको बताया उसमें आपका राष्ट्रपति के बारे में बताया। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।